दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे सफ़र पर लिए चलते हैं जिसकी शुरुआत हुई 2016 में और 2020 के ख़त्म होते होते इस सफ़र ने भारतीय स्टील इंडस्ट्री को एक ऐसी दिशा प्रदान की कि स्टील वालों ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये सफ़र बड़ा ही रोमांचक होगा, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने न सिर्फ हमारे काम को सराहा बल्कि साथ जुड़कर हमारे स्टील परिवार को 10,000 से ऊपर पहुँचाया। हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी आप इसी तरह हमारा साथ देते रहेंगे ताकि हमारी स्टील कम्युनिटी और मजबूत हो सके। आप सभी को धन्यवाद करने के लिए हमारा अगला एपिसोड थैंक्स गिविंग एपिसोड रहेगा, जिसमें हम आपके सवालों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आप अपने सवाल इस एपिसोड के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके अधिकतर सवालों के जवाब दे सकूं, और मुमकिन है कुछ सवालों के जवाब मुझे ना भी पता हों, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांग लूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। पिछले कई एपिसोड्स में हमने लोहे के रेट बढ़ने के विभिन्न कारणों को समझने की कोशिश की। आज हम केवल एक ही कारण की बात करेंगे जो हमारी समझ से बहुत बड़ा कारण है। यह कहानी शुरू हुई 1 अक्टूबर 2016 को, जब भारत सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया। इसका मकसद था स्वघोषित दिवालिया कंपनीज, या जिन्हें हम विलफुल डिफॉल्टर्स भी कहते हैं, उनका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत निपटारा करना। ऐसी कंपनीज का निपटारा करने के दो रास्ते थे। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल द्वारा डिफॉल्टिंग कंपनीज पर प्रेशर बनाकर कर्ज वापसी के लिए बाध्य करना या रिस्ट्रक्चर करवाना, या फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का प्रयोग करते हुए दिवालिया कंपनीज की एसेट्स को बेचकर बैंकों द्वारा दिए हुए कर्ज की भरपाई करना। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल द्वारा डिफॉल्टिंग कंपनीज को कर्ज वापस करने की कई वार्निंग्स के बाद भी जब बात नहीं बनी, तो आखिरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 17 जून 2017 को 12 डिफॉल्टर्स की लिस्ट एनसीएलटी को सौंपी और उन पर कार्रवाई करने की मांग की। ये 12 डिफॉल्टर्स ऐसे थे जो देश के 9.5 लाख करोड़ के एनपीएज में से तकरीबन 25% एनपीएज के लिए जिम्मेदार थे। यहाँ बता दूँ कि जो कंपनी बैंक से लिया हुआ कर्ज वापस कर पाने की स्थिति में नहीं होती और लगातार 3 महीने या उससे अधिक अवधि तक ईएमआई नहीं पे कर पाती, तो बैंकिंग प्रणाली में उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए माना जाता है और बैंक उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। खैर, बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। ये 12 डिफॉल्टर्स मीडिया में डर्टी डजन के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके नाम आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आरबीआई ने 30 अगस्त 2017 को एक और 26 डिफॉल्टर्स की लिस्ट जारी करी, जिसमें से कुछ प्रमुख नाम थे वीडियोकॉन, जेपी एसोसिएट्स, वीज़ा स्टील, उत्तम गैल्वा, जायसवाल निको, रुचि सोया वगैरह वगैरह। इन सभी डिफॉल्टर्स में से ज़्यादातर कंपनियां स्टील, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी से जुड़ी हुई थीं। अब जबकि हमारा फोरम स्टील से रिलेटेड है, तो हम यहाँ बात सिर्फ स्टील वालों की ही करेंगे। इनमें से कुछ एक स्टील प्लांट्स जैसे कि वीज़ा स्टील और जायसवाल निको ने समय रहते ड्यूज बैंकों के साथ डेट रिस्ट्रक्चरिंग के जरिए रीसेटल कर लिए, लेकिन अधिकतर बैंकरप्ट स्टील प्लांट्स को अपने एसेट्स बड़ी कंपनीज को बेचने पड़ गए। अब जिन जिन प्रमुख स्टील प्लांट्स का एक्विजिशन या टेकओवर हुआ, आइए विस्तार से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक नज़र उन पर डालते हैं। एनसीएलटी के तहत सबसे बड़ा सक्सेसफुल टेकओवर हुआ मई 2018 में, जब टाटा स्टील ने अपनी सब्सिडरी बैमनीपाल स्टील लिमिटेड के माध्यम से भूषण स्टील लिमिटेड का 73% हिस्सा 35,200 करोड़ में खरीदा। भूषण स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 5.6 मिलियन टन पर एनम की थी। ये जितने भी स्टील प्लांट्स का एक्विजिशन हुआ, इनकी कैपेसिटीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कैपेसिटीज़ पहले आपस में कम्पीट करती थी, लेकिन जैसे जैसे इनका कंसोलिडेशन हुआ, वैसे वैसे स्टील इंडस्ट्री की ताकत और रेट और पेमेंट टर्म्स डिक्टेट करने की क्षमता बढ़ गई। दूसरी सक्सेसफुल डील हुई जून 2018 में, जब इलेक्ट्रो स्टील का 90% शेयर खरीदा वेदांता लिमिटेड ने अपनी सब्सिडरी वेदांता स्टार लिमिटेड के द्वारा। 2018 में ही सितंबर महीने में जेएसडब्ल्यू ने अपना विस्तार किया, जब उसने मोनेट इस्पात एंड एनर्जी में 88% स्टेक खरीदा। लॉन्ग प्रोडक्ट सेगमेंट में सबसे महत्वपूर्ण डील हुई अप्रैल 2019 में, जब टाटा स्टील ने ऊषा मार्टिन लिमिटेड का लॉन्ग प्रोडक्ट बिजनेस 4,094 करोड़ में खरीदा। यह डील टाटा स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड के माध्यम से हुई,
जिसका नाम अगस्त 2019 में बदलकर टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड कर दिया गया। लॉन्ग प्रोडक्ट सेगमेंट में ही दूसरी बड़ी डील हुई फरवरी 2020 में, जब यूरोपियन बेस्ड जीएफजी अलायंस ने आधुनिक मेटालिक्स लिमिटेड और उसकी रोलिंग मिल जियोन स्टील खरीदकर भारत के स्टील बिजनेस में अपने पैर पसारे। यह डील लिबर्टी स्टील ग्रुप के माध्यम से मात्र 425 करोड़ में हुई। एनसीएलटी के तहत सबसे बड़ा एक्विजिशन हुआ जुलाई 2020 में, जब आर्सिलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया ने एसआर स्टील लिमिटेड को 42,000 करोड़ में खरीदा। एसआर स्टील की प्रोडक्शन कैपेसिटी 10 मिलियन टन की है। इस डील को डील ऑफ द ईयर भी कहा गया। 2018 में मोनेट इस्पात एक्वायर करने के बाद जेएसडब्ल्यू स्टील ने अक्टूबर 2020 में अपनी सब्सिडरी कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के माध्यम से एशियन कलर कोटेड इस्पात को 1550 करोड़ में खरीदा। मॉडर्न स्टील मंडी गोविंदगढ़, जो कि काफ़ी समय से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से जूझ रही थी, उसे आखिरकार नवंबर 2020 में अर्जस स्टील ने मात्र 86 करोड़ में खरीदा। फाइनेंशियल ईयर 2021 के खत्म होते होते एक बहुत बड़ा एक्विजिशन हुआ, जब जेएसडब्ल्यू स्टील ने अपनी सब्सिडरी कंपनी पायम्बिनो स्टील के द्वारा भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड को 19,350 करोड़ में खरीदा। इंसॉल्वेंसी कोड के तहत लेटेस्ट डील हुई आर्सिलर मित्तल और उत्तम गैल्वा के बीच, जो कि इसी महीने के पहले हफ्ते में हुई। आर्सिलर मित्तल ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी एएम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की 4,000 करोड़ की बिड को उत्तम गैल्वा की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने मंजूर कर लिया है और उसके रेजोल्यूशन प्लान को एनसीएलटी की फाइनल अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। एनसीएलटी की मोहर लगते ही एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पिछले 4 सालों में एक के बाद एक एक्विजिशन होते चले गए। इन सभी एक्विजिशंस के चलते स्टील इंडस्ट्री में आपसी कंपटीशन काफ़ी घट गया। पेमेंट टर्म्स पर भी बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि खरीदने वाली ज़्यादातर कंपनीज एडवांस पेमेंट पर ही काम करती हैं, जबकि बिकने वाली कई कंपनियां उधार पर भी काम करती थीं। घटे हुए कंपटीशन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी कीमतों की वजह से स्टील के दाम बेरोक-टोक बढ़ते चले गए। हमारा मानना है कि कंसोलिडेशन की वजह से स्टील प्राइसेस का लेवल अब हमेशा के लिए बढ़ चुका है। यही कारण है कि पिछले 5 वर्षों में जिस गति से भारत में स्टील डिमांड बढ़ी है, उससे कई अधिक गति से रेट बढ़े हैं। यदि हम पिछले 5 वर्षों के डेटा पर नज़र डालें तो भारत में पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन करीब 18% के हिसाब से बढ़ी, लेकिन इसी पीरियड में स्टील के रेट 67% से लेके 100% तक बढ़ गए। आज से 2-3 वर्ष पूर्व स्टील इंडस्ट्री के लिए एक वर्ड यूज होता था, कार्टल। ये थोड़ा डेरोगेटरी वर्ड था, लेकिन अब भारी भरकम थोड़े वजनी टाइप के वर्ड आ गए हैं, जैसे टेक ओवर्स, एक्विजिशंस, कंसोलिडेशंस, और ये सब सुनने में भी थोड़े अच्छे लगते हैं। और जब कंसोलिडेशन ही हो जाए तो कार्टल की क्या ज़रूरत है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे अगले Q&A स्पेशल एपिसोड में। धन्यवाद।